हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल। क्लियर? हम आपसे जनरली आज बात ये करेंगे कि जो बोर का मॉडल है वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ और उसकी कमियां क्या थी। What is the importance of Bohr model and what is the demerits of Bohr model? आप एक जनरल सी बात समझिए, जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, बोहर मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। मतलब कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है, स्थायी क्यों होता है, इस बात की पुष्टि कर दी किस मॉडल ने? बोर मॉडल ने। ठीक है, कहने का मीन्स जो हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु में नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है, लेकिन ऐसा नहीं। बोर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो घूम रहा होता है उस समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। वह परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण तभी करता है जब वह निम्न ऊर्जा स्तर से बेटे कहाँ जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। अगर वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और अगर उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। बेटा, ऐसा किसने कहा? बोर ने। क्लियर? बोर ने प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की क्या की? ऊर्जा की गणना की, जो कि बाद में सहायक सिद्ध हुई। किसमें? बोर ने प्रत्येक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना की, जो कि बाद में सहायक हुई एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु या आयनों की ऊर्जा की गणना में। बात समझ में आ रही है? नंबर 3, कहने का मीन्स ये हुआ कि जो बोर मॉडल था इसकी सहायता से हम हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या कर सकते हैं। कहने का मीन्स यहां से ये इंपॉर्टेंस था किसका? बोर परमाणु मॉडल का। अब इसकी कमियां क्या थी? बोहर के मॉडल में कमियां क्या थी? तो पहली कमी तो यही थी कि जो बोर का मॉडल था यह एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सका। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए यह स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 2, जो बोर का परमाणु मॉडल था वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कण होने की ही पुष्टि कर सका, तरंग की नहीं। मैंने कहा जो बोर का परमाणु मॉडल था वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कण होने की ही पुष्टि कर सका, तरंग होने की नहीं। तो ये रीजन थे इसकी क्या होने की? फेल होने की। बेटे, बात समझ में आ गई? ये था बोर मॉडल की कमियां और बोर मॉडल की उपयोगिता। बेटा, इसके बाद स्टेमर फेलर ने भी अपना नियम दिया 1919 में। तो इस बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। ये इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति है क्या? तो बेटा, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह प्रूव कर दिया था कि जो प्रकाश होता है वो ड्यूल नेचर का होता है। कहने का मीन्स प्रकाश के पास 2 गुण पाए जाते हैं। एक गुण होता है कण का और दूसरा गुण होता है तरंग का। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मीन्स वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यह प्रूव कर दिया था कि जो प्रकाश होता है उसमें 2 गुण होते हैं। एक इसका होता है कण का और दूसरा गुण होता है तरंग का। बेटा, आपने प्रकाश में पढ़ा होगा परावर्तन। क्या पढ़ा होगा? परावर्तन। तो यहां पर आपने देखा होगा, आपको बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और तल से टकराती है और यहां से कहां हो जाती है? वापस
उसी माध्यम में वापस हो जाती है। क्लियर? जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस। तो यह जो गुण कहलाया प्रकाश का परावर्तन, जो अपवर्तन हुआ, यह प्रकाश की तरंग गुण को प्रदर्शित करते हैं। किस गुण को प्रदर्शित करते हैं? प्रकाश के तरंग गुण को प्रदर्शित करते हैं। बाकी आपने सुना होगा, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ा होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलाव, विवर्तन। तो यह जो गुण होते हैं यह प्रकाश के कण होने की पुष्टि करते हैं। किसकी पुष्टि करते हैं? कण होने की। कहने का मीन्स जो प्रकाश होता है वह कण तथा तरंग दोनों के गुणों को बड़ा स्पष्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। यह बात किसने बताई? आइंस्टीन ने। बाद में यह देखा गया कि प्रकाश की ही भांति जो पदार्थ होता है, पदार्थ भी कितने नेचर का होता है? दो। उसमें भी कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसके किसके पाए जाते हैं? कण और तरंग के गुण पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि यदि हम बात करें कि सपोज दैट आपने देखा पदार्थ जो है वह परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम देखते क्या है कि अगर कोई जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दे और वहां पर कण की क्या कराए, हम कण को उससे टकराए, तो हम देखते हैं कि वहां पर ग्लो, चमक उत्पन्न हो जाती है टकराने पर। कहने का मीन्स इलेक्ट्रॉन है कण का। क्लियर? किसका बिहेव करता है? कण का। इसके लिए हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन के कण होने के प्रमाण क्या क्या है, तो एक सीधी सी बात, जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या करते हैं? टकराता है, तो वह प्रकाश पिंड के रूप में प्रकाशित होता है। कहने का मीन्स जब हम किसी, देखिए ये मान लीजिए जिंक सल्फाइड का हम पर्दा ले लें, कहने का मीन्स कि जब हम जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराता है, तो टकराने पर उत्पन्न क्या होता है? प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देता है। इससे यह पुष्टि होती है कि जो कण होता है वह किसका गुण प्रदर्शित करता है बेटे? कण का। वेरी गुड। अगली बात करें अगर हम, तो देखते हैं कि सिलिकॉन का तेल बूंद जो प्रयोग था जिसमें से इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्या की गई थी? गणना। बात समझ आ रही है? तो वहां पर भी यह पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव शो करता है? कण का। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद आपने देखा कि वैज्ञानिक सर जे थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन के E बटे m का मान कैलकुलेट किया था, जिसमें बात समझ आ रही है? सर जे थॉमसन ने E/m इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड किया था। तो ये भी पुष्टि करती है कि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है? कण का। राइट? आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी पढ़ा, वहां पर भी यह प्रूफ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कैसे पुष्टि करता है? कण का। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणधर्म होने की बात कहें, यह बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह तरंग प्रकृति का होता है, इस बात की पुष्टि करें, तो आपने देखा होगा कि जीपी थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1928 में एक प्रयोग किया और जिस प्रयोग में इन्होंने दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह तरंग प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? तरंग। कहने का मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास कितने होते हैं? ड्यूल नेचर। एक कौन सा नेचर होता है? कण का। और दूसरा किसका होता है? तरंग का। इस बात की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने, क्या नाम था उनका? वैज्ञानिक डी ब्रॉगली, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का सत्यापन किया। आइए देखते हैं कि डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग को कैसे प्रदर्शित करता है। 1 मिनट। बेटा सन 1924 में, कब? सन 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने यह बताया कि सभी गतिमान कणों पर कितने गुण पाए जाते हैं? 2। नंबर 1 तरंग और नंबर 2 कण। इस बात की पुष्टि के लिए डी ब्रॉगली ने एक समीकरण भी दिया जिसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन
mv, जहां पर लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, और अगर हम बात करें h की, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं यहां पर ड्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, और v क्या है यहां पर वेलोसिटी, मतलब जिस वेग के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां से हम अगर ये समीकरण क्या कहलाता है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। आइए देखते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, वहां पर आपने पढ़ा था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार A इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, जहां पर E क्या था ऊर्जा, H क्या था प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या थी फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था C अपॉन लैम्डा। C क्या था वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या थी वेवलेंथ। अगर यह वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है E इक्वल टू H इंटू C। यहां पर हम लिख सकते हैं प्लांक के क्वांटम अकॉर्डिंग टू क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ प्लांक, मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है h न्यू, जहां पर न्यू इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। तो E इक्वल टू हमारे पास आया h c अपॉन लैम्डा। मेरी बात समझ आ रही है? यह चीज प्रूव करती है कि यहां पर प्लांक ने बताया था, याद होगा आपको, कि एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में चलती है, पैकेट के फॉर्म में किया था, और वहां पर हमने प्रूव किया था कि ये किसका समीकरण होता है, तरंग के लिए। जब कोई पार्टिकल, मैंने बोला किसी स्क्रीन से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अगर वहां टकराता है तो क्या प्रकाशीय पिंड के रूप में शो होता है, तो चलने पर किसका, बोलिए, वेव का गुण शो करता है। अब आपने आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण पढ़ा होगा, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण पार्टिकल के लिए पढ़ा आपने। E इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर, जहां पर E क्या है ऊर्जा, m क्या है मास, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की ऊर्जा। तो अगर यहां से हम इन दोनों समीकरण को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 2 से देखेंगे तो हो जाएगा mc स्क्वायर hc अपॉन लैम्डा। c से बेटा क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास mc इक्वल टू क्या बचा h अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा h अपॉन mc। अब देखिए अगर हम ये बात करें पार्टिकल है वो सिर्फ वेलोसिटी, हमारे पास क्या आ जाएगा h अपॉन, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, m क्या है मास, और v क्या है वेलोसिटी। हम जानते हैं कि p इक्वल टू mv होता है, तो अगर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा p। तो बेटा यह समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं, डी ब्रोगली तरंग समीकरण, और यहां से यह प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। आगे देखिए बेटा, तो मैंने कहा यहां पर क्या है आपके पास लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। अगर यहां से हम देखें तो हम लिख सकते हैं p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि किसी परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है, देखिए किसी भी परिक्रमण करते हुए कण का जो संवेग होता है वह उसकी तरंग लंबाई के विलोमानुपाती और प्लैंक कांस्टेंट के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए रीजन, आप ये समझिए, हम डी ब्रोगली की नियम की सीमाएं पढ़ेंगे, तरंग समीकरण की सीमाएं क्या है, कहां पर यह प्रयोग होगा। अभी हमने बताया आपको
कि यह डी ब्रॉगली ने यह बताया कि यह जो पार्ट इलेक्ट्रॉन होता है यह कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। पदार्थ जो है, तो अब पदार्थ में छोटे कण भी होते हैं और बड़े कण भी होते हैं। बेटा रीजन छोटे कणों के लिए है। अब आपके दिमाग में आएगा बड़े कणों के लिए नियम लागू क्यों नहीं होता। तो एक एग्जांपल आप देखिए, अगर हम ये कह दें कि कोई 1 किलोग्राम का पिंड है जो 45 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए 1 किलोग्राम का पिंड 45 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो इसकी तरफ ध्यान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम फार्मूला लगा देंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। अब आप जानते हैं लैम्डा निकालना है, h का मान आपको पता है, m का मान भी आपने पढ़ा 1 kg और यहां से v आपने पढ़ा 45, ठीक है। बोलिए, तो अगर यहां से हम देखें इसको कैलकुलेट करें तो 6.6 अपॉन 40 इंटू 10 पावर 34 इसमें 1 जाएगा, 1 टाइम 6 में 5 प्लस करेंगे 1, तो यह आएगा 2, कितना हो गया 21। यहां पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 3 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम लीजिए 45। देखिए 45 इंटू 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 एंड 2 22 और यहाँ पर हाँ 4 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 34 लैम्डा हुआ आपका मीटर। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 34, जो कि क्या है बताइए, बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू है, कम वैल्यू, जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कहने का मीन्स बड़े पिंडों के लिए डी ब्रॉगली का जो तरंग समीकरण होता है यह प्रयुक्त नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई बेटे? वेरी गुड। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद कल हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत पर, उसके बाद बात करेंगे ऑर्बिटल्स पर, ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स के टाइप्स पर, फिर बात करेंगे हुंड का रूल, अफबाउ का रूल, और लास्ट में डिस्कशन करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।